पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फ्री रेडिकल इंजरी। तो एक टर्म होती है हमारे पास पैथोलॉजी में पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? कोई भी कलरिंग मटेरियल बॉडी के किसी भी पार्ट में डिपॉजिट हो जाए तो हम कहते हैं ये पिगमेंटेशन हो गई है। अब वो जो पिगमेंटेशन हुई है वो एक्सोजीनस पिगमेंट्स की वजह से भी हो सकती है और वो एंडोजीनस पिगमेंट्स की वजह से भी हो सकती है। तो आप मुझे एक्सोजीनस पिगमेंट्स की कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? कोई भी एक्सोजीनस पिगमेंट आपके माइंड में हो? कार्बन। जी शाबाश, कार्बन। उसके अलावा अगर हम इस तरह से इनको डिवाइड कर लें कि हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं एक्सोजीनस हैं और एंडोजीनस हैं, और एंडोजीनस जो है वो सारे वो हैं जो विद इन दी बॉडी ही मौजूद है, लाइक मेलानिन, ये हमारा एंडोजीनस पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन, लिपोफिस्किन, हीमोसिड्रिन, बिलीरुबिन, यानी ये इस वक्त जो आपकी सारी ऑप्शंस है ना, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, ये सारी ही एंडोजीनस है। ठीक है, और जो बाकी एक्सोजीनस होते हैं उनको हम यूं भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ एक्सोजीनस पिगमेंट हम इनहेल कर जाते हैं इसलिए वो पिगमेंटेशन कॉज कराते हैं, कुछ जो होते हैं वो हम इंजेस्ट कर जाते हैं, वो इंजेक्शन की वजह से पिगमेंटेशन करते हैं, और कुछ जो होते हैं हम उनको इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, मतलब तीन तरीकों से हमारे पास आ रही है पिगमेंटेशन जो है ना, वो तीन कैटेगरीज में फॉल कर रही है। तो ये मैंने आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की था उससे भी पिगमेंटेशन का टॉपिक क्लियर कर सकते थे, मतलब सिंपल सा ही है लेकिन सारा मेमोरी बेस्ड है। तो एक्सोजीनस और एंडोजीनस पिगमेंट्स को हमने इस बेस पे डिवाइड किया हुआ है, विद इन द बॉडी और आउटसाइड द सोर्स जो है। ठीक है, और इसमें प्रैक्टिस एमसीक्यू भी थे, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते थे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाह रहे थे एमसीक्यू की। ठीक हो गया। अच्छा, जिसमें मुझे पिगमेंट्स वाला टॉपिक नहीं मिल रहा, नीचे है, एक मिनट रुक जाए जरा, मैं निकाल लूँ आपको ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये वाला टेबल भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना होता है कि जब सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होती हैं तो उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये एडिमा तो हमने कल के अपने टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यूज में वाटर एक्यूमुलेट, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, वाटर कहना गलत है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, तो वो एडिमा है। ऐसे ही जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनका नतीजा फैटी चेंजेस के सामने आता है, उसके सूरत में सामने आता है। कोलेस्ट्रॉल्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो सकती हैं, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो सकती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, आयरन एक्यूमुलेट हो जाए तो इसे हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाए तो कैल्सिफिकेशन, कॉपर एक्यूमुलेट हो जाए तो विल्सन विल्सन डिजीज बेसिकली हो जाती है, और उसके अलावा बिलीरुबिन हो जाए तो जॉन्डिस हो जाता है जिसको हम इक्टायरस भी कहते हैं, और उसके अलावा यूरिक एसिड हो जाए तो गाउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक्यूमुलेशंस भी डिस्कस की हुई हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पिगमेंट्स पे। तो पिगमेंटेशन जो है वो दो तरह की थी हमारे पास। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पिगमेंट्स जो एक्सोजीनस है वो तीनों में से किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में आ सकते हैं, या आपने इनहेल कर लिए, या आपने इंजेक्ट कर लिए, या आपने इंजेस्ट कर लिए। ठीक है, इंजेक्ट करने के थ्रू, इंजेस्ट करने के थ्रू, या इनहेलेशन के थ्रू, आप किसी भी तरह से उनको उनके साथ एक्सपोज हो सकते हैं। तो एंडोजिनस पिगमेंट्स की कैटेगरीज में हमने लिपोफिस्किन पढ़ी थी जिसको हम वियर एंड टियर पिगमेंट, ब्राउनिश येलो पिगमेंट भी कहते हैं, एजिंग पिगमेंट भी कहते हैं, या फ्री रेडिकल इंजरी का मार्कर भी कहते हैं। ये पांच चीजें जो हैं ये हमने लिपोफिस्किन के बारे में याद रखी थी। फिर मेलानिन का हमने कलर याद रखा था, बाकी मेलानिन की स्टोरी हमें ईच एंड एवरी टाइम अच्छे से पता होती है। हीमोसिडिन हमारे पास गोल्डन येलो पिगमेंट था, इसकी कितनी परसेंट जो आयरन है इस हीमोसिडिन की फॉर्म में स्टोर होती है, कितनी परसेंट आयरन फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होती है, एंड देन बिलिरुबिन की तो पूरी हमारे पास कहानी है ना, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो एक्सोजिनस पिगमेंट्स हैं इन पे मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें एंथ्राकोसिस हो सकती है आपको जब कार्बन डेपोजिशन हो जाए, प्लम्बिज्म हो सकती है जब लेड डेपोजिट हो जाए, उसके अलावा सिल्वर डेपोजिशन के नतीजे में भी आपको आर्गाइडिया हो सकता है। अब इनहेलेशन हो सकती है कार्बन की और सिलिका की, क्या आप इनहेल करके आप किसी ऐसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं जहाँ कार्बन या सिलिका है, तो आपको इनहेलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास बीटा कैरोटीन्स होते हैं, लेड होती है, सिल्वर होती है, ये हम इंजेस्ट कर जाते हैं कभी कभी, और जो हम टैटू वगैरह बनवाते हैं वो इंजेक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने पिगमेंट्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया। तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल इंजरी का मार्कर है वो कौन है? लिपोफिस्किन। लिपोफिस्किन के बारे में जो हमने पांच पॉइंट्स पढ़े हैं वो पांचों के पांचों ही आपने याद रखने हैं, वो पांच के पांच ही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिपोफिस्किन के बारे में। ठीक है, बिलीरुबिन के बारे में मैंने बात नहीं की इतनी ज्यादा, मैंने कही हम बाद में पूरा डिस्कस करेंगे। तो बिलीरुबिन का कॉन्सेप्ट हमारे पास काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं आरबीसीज की ब्रेकडाउन से बात शुरू करना चाह रही हूँ ताकि आपका पूरा रिवाइज हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एपोप्टोटिक जीन? तो हमने देखा था कि कुछ चीजें जो होती हैं वो एपोप्टोसिस कराती हैं, और कुछ जो होती हैं वो एपोप्टोसिस से रोकती हैं। ठीक है, ये हमने स्टोरी डिस्कस की थी कि कुछ एपोप्टोसिस को फैसिलिटेट करती हैं और कुछ जो होती हैं एपोप्टोसिस से रोकती हैं। तो जो एपोप्टोसिस को फैसिलिटेट कर रही हैं वो हमारी एपोप्टोटिक फैक्टर्स होंगे, और जो इसको रोकती हैं वो एंटी एपोप्टोटिक होंगी। तो हमारे कुछ जीन्स हैं जैसे BCL2, जैसे BCL-XL, MCL1, ये सारे एंटी एपोप्टोटिक है। प्रोटीन ये क्या करते हैं? एपोप्टोसिस को रोकते हैं, और कुछ हमारे पास एपोप्टोसिस कराते हैं तो वो प्रो एपोप्टोटिक कहलाते हैं, जैसे नोक्सा, जैसे TP53, पुमा, बिड, बिम, बैड, ये सारी क्या है? ये सारी प्रो एपोप्टोटिक जीन्स हैं। ये क्या करती हैं? साइटोक्रोम सी की एक्टिविटी को एनहांस करा देती हैं, और वो फिर रिजल्टेंटली एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करती है। मैंने इस वक्त आपको BCL2 पूछा है, तो BCL2 जो है हमारे पास ये क्या कर रहा होता है? ये इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी ये एंटी एपोप्टोटिक है। बाकी जितनी भी मेरी ऑप्शन थी वो सारी एपोप्टोसिस करा रही थी, यानी कि वो प्रो एपोप्टोटिक थी। सिर्फ और सिर्फ BCL2 जो है हमारे उसमें से मैंने आपको मेंशन भी किया है कि बुक में से भी आपने इसको प्रिपेयर करना है कि कौन सी एपोप्टोटिक है और कौन सी एंटी एपोप्टोटिक है। जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था कोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं और एंटी कोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस एक्सेप्ट। जब भी एपोप्टोसिस होती है आपका सेल श्रिंक भी करता है, आपका क्रोमेटिन कंडेंस करता है, एपोप्टोटिक बॉडीज भी बनती हैं और इन्फ्लेमेशन जो है उसमें या पेन नहीं होती। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के जब मैंने आपको डिफरेंसेस करवाए थे, मैंने आपसे कहा था कि आपने एक डिफरेंस लाजमी करना है, यहाँ से जो डिफरेंस करना है कि एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में क्या फर्क होता है हमारे पास। तो जो एपोप्टोसिस है उसमें हम याद रखेंगे, बताएं आप पेन होती है या नहीं होती है एपोप्टोसिस में? होती है। एपोप्टोसिस में पेन होती है? दोबारा सोच लें। अगर नेक्रोसिस के कंपैरिजन में आप बात करें ना, तो ना एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन होती, ना ही एपोप्टोसिस में आपको बहुत ज्यादा पेन फील होती, ना ही एपोप्टोसिस में आपको कोई किसी भी तरह का मेम्ब्रेन डैमेज आता। ठीक है, ये